हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोग हमेशा गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से आपको ये बताते हैं कि यदि आप जीएस एनसीईआरटी का प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं तो न सिर्फ आपको पीटी लेवल में यह मदद करेगा बल्कि मेंस के जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो डियर एस्पिरेंट, आइए देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और जो ज्वलंत टॉपिक है जो करंट से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जिस पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और हमारे डिस्कशन का मोटो आज यही है कि हम ऐसे प्रश्नों का कैसे जवाब देंगे। इस प्रश्न का जवाब देने में हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें इस बात पर फोकस करना है कि हमारी जो राइटिंग होगी वो क्रिएटिव होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, उसमें फैक्ट का बेहतर समावेशन होना चाहिए और यदि समीक्षात्मक प्रश्न है तो उसमें आपके तर्क में मौलिकता दिखनी चाहिए, नवीनता दिखनी चाहिए। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो यह है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। आखिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 क्या कहता है और इसको लाने के पीछे क्या रीजन था, है ना। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो सबसे पहले तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में जानकारी होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। और आपको ये जानकारी जब होगा तभी आप इस एक्ट को समझा पाएंगे, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर एच, यानी कि एक स्वायत्त तरीके से, ऑटोनोमस तरीके से लोगों का समूह अपने हितों को संवर्धन करने के लिए, है ना, एक साथ जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में देखते हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में नए सिरे से सरकार चीजों को डेवलप करना चाहती है और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि 2021 में, है ना, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का भी गठन कर दिया गया। तो ये भी आप जिक्र करेंगे। अब इस विधेयक में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं, उस संशोधन के पीछे 2 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसको आपको डिस्कस करना है। जैसे कि अधिक ट्रांसपेरेंट बनाना और शासन को बेहतर करना, शासन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना इसके अमेंडमेंट में शामिल है ना, कि चीज़ों को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। दूसरा, हमारे महिलाएं हैं, लेडीज हैं, एससीस हैं, एसटीस हैं, इनको शामिल करना, है ना। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, इनको रिप्रेजेंटेशन देना, क्या करना, इनको रिप्रेजेंटेशन देना इसमें शामिल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, इनको धन भी इकट्ठा करना है, तो धन को इकट्ठा करने के लिए इनको इम्पावर्ड करना, इनको और सशक्त करना, है ना। सहकारी चुनाव प्राधिकरण, चुनाव सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का भी इसमें विशिष्ट प्रावधान किया गया है। और इसमें धन जुटाने के लिए गैर मतदान शेयर जारी करने का भी प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। तो ये 4 5 पॉइंट हैं जिसको आप लोग लिखेंगे और इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रावधान शामिल होंगे। तो आपको क्या क्या यहाँ पर जानने, इस प्रश्न का जवाब देने में आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में फर्स्टली जानना है। दूसरी बात देखेंगे कि इसको
क्यों लाया गया अमेंडमेंट में, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। तो सबसे पहली बात यहाँ पर पारदर्शिता को शामिल किया, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटी, एससीज और महिलाएं, इनको रिप्रेजेंटेशन देना, ये अपने लिए मनी इकट्ठा कर सकें, धन इकट्ठा कर सकें। गैर मतदान शेयर मार्केट गैर मतदान शेयर जारी करने का अधिकार दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का भी गठन किया गया है। और इसमें साथ एक बात और मेंशन किया करना है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रावधान है वो इस पर अप्लाई होगा। अब एक बात यहाँ पर देखिए ये है कि इसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है यहाँ पे, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में ही अमेंडमेंट किया गया। देखिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो आपको जानना है कि बहुराज्य सहकारी समितियां कई स्टेट में कार्य करती हैं, है ना। जैसे दुग्ध समितियां हैं, गन्ना की क्षेत्र में समितियां हैं, तो ये कई स्टेट में कार्य करती हैं। कई ऐसी समितियां हैं जो जैसे महाराष्ट्र में भी कार्य कर रही हैं, गन्ना समितियां जो कर्नाटका में भी कार्य कर रही हैं। तो महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। बहुत सारे चीनी मिल ऐसे हैं। तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में लगभग 567 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। इसके बाद लगभग 147 यूपी में 147 है। फिर इसके बाद दिल्ली में तीसरे नंबर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 133 है ना समितियां कार्य कर रही हैं। तो इनका जो क्षेत्र है वो एक से अधिक राज्य हैं और ये कई राज्य के हितों को प्रभावित करते हैं या हितों से प्रभावित होते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है, जितने क्षेत्र में या जितने राज्य में ये कार्य करते हैं सभी राज्य के इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके मेंबर होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास है। और केंद्रीय रजिस्ट्रार का कोई ढांचा डिस्कस नहीं किया गया है, ना तो राज्य में उसके ऑफिस हैं। तो जब उसका ढांचा ही निर्धारित नहीं है, ऑफिस हर राज्य में स्टेब्लिश नहीं है, तो फिर कोई विवाद होगी, कोई समस्या होगी, तो कैसे उसका निस्तारण किया जाएगा। तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, केंद्रीय रजिस्ट्रार की भूमिका, तो यदि आपको 50-100 वर्ड में लिखना हो तो केंद्रीय रजिस्ट्रार की भूमिका को प्रदर्शित करते हुए और आप इसको बताएंगे कि कैसे क्या क्या प्रोविजन था, कितने राज्य प्रभावित, क्या ये सब डिस्कस कर देंगे आप। और इसको डिस्कस करके इसकी भूमिका को तो आप जब बताएंगे कि इसमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी जिसके तहत ये अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया। अब थोड़ी सी जैसे बात हम करेंगे कि भारत में सफल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं कौन कौन है। तो NAFED है ना, NAFED इसका आप जिक्र कर देंगे, है ना। अमूल है, इसका भी आप जिक्र कर देंगे, है ना। इफको है, है ना। इफको भी सफल कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज है। तो इस तरह से इसको आप जिक्र करेंगे और इन बातों को मत समावेशन करेंगे तो आप बेहतर नंबर पा लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स भी आपको जानना चाहिए कि हमारे संविधान में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना, पार्ट 9B जोड़ा गया और पार्ट 9B में ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया गया है। यही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की हम यदि बात करें, है ना, तो इसके अंतर्गत भी देखें तो आर्टिकल 43B के अंदर
कोऑपरेटिव से सोसाइटीज के डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जिक्र कर सकते हैं, वो आपको फैक्ट नंबर दिलाने में वहां पर आपको काफी सहायता कर सकता है ना। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर इसके संबंध में जिक्र किया। अब इसके बाद हमें जो जिक्र करना है, अगला टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, है ना। और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा कि सेंट्रल, है ना, मिनिस्ट्री ने विदेशी अंशदान अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का लाइसेंस पंजीकरण को रद्द कर दिया। क्या? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, है ना, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो थोड़ा सा हमें समझना है, कहीं ना कहीं ये FCRA है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों के संदर्भ में। तो दरअसल में हुआ क्या कि हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन के साथ CPR गैर लाभकारी संगठन पर आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया, है ना। क्या किया गया? CPR गैर लाभकारी, है ना, संगठन पर आयकर के द्वारा एक निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण किया गया। तो इसमें हमें यहां पर जो जिक्र करना है, आपको विदेशी अंशदान अधिनियम के बारे में डिस्कस करना है। तो ध्यान देंगे को FCRA 1976 में, है ना, आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, राइट। एक तो बात सबसे जानेंगे इंपॉर्टेंट कि 1976 में जब देश में इमरजेंसी का सिचुएशन था, तो उसी समय FCRA को क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। और इस बात पर ध्यान दिया गया कि इस कानून के तहत व्यक्तियों और संघों को दिए जाने वाले विदेशी दान को रेगुलेट करने की मांग की गई, ताकि भारत की संप्रभुता जो है वो बनी रहे, अछूड़ रहे, और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के जो वैल्यू हैं, मूल्य हैं, उसके अनुरूप कार्य किया जा सके, है ना। तो इस प्रकार से इसको अधिनियमित किया गया, है ना। 2010 में इसमें एक संक्षिप्त, एक शॉर्ट अमेंडमेंट किया गया, और इसमें कहा गया कि 2010 में कानून में फिर से संशोधन किया गया और कहा गया कि गैर लाभकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर नियंत्रण तथा जांच हेतु सरकार को और मजबूती प्रदान की गई, राइट। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट में जो भी गैर लाभकारी संगठन है, उनको जो विदेशी फंडिंग मिल रही है, उसकी निगरानी के लिए, निरीक्षण के लिए सरकार को और अधिक पावर 2010 में दिया गया। अब बात यहाँ पर देखेंगे तो कुछ प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जैसे मापदंड। एक प्रश्न तो यहां पर जैसे पॉइंट के रूप में हम चीजों को शामिल करेंगे, मापदंड या मानदंड हम कह सकते हैं, मानदंड शब्द ज्यादा उचित होगा। इसके क्या मानदंड हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति या NGO, कोई भी मान लीजिए NGO है, राइट। अब कोई भी NGO जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहता है ना, यदि यह NGO चाहता है कि इसको फॉरेन फंड प्राप्त करना है, तो FCRA के जो प्रोविजन है, उस FCRA के प्रोविजन को इसको बेसिकली फॉलो करना होगा। क्या करना होगा? बेसिकली फॉलो करना होगा। और यहां पर यह भी बात हम जिक्र करेंगे कि विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं, है ना। ये लोग FCRA में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
अब ध्यान देंगे, अब यहां पर जो जिक्र होगा वो इसकी वैलिडिटी, वैधता पर हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। आप लोग उसको मेंशन करेंगे मेंस के एग्जाम में कि एनजीओ को अपने एफसीआरए के पंजीकरण की नवीनतम तिथि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल 5 साल के लिए क्या है, वैध है। जैसे वैधता जो है वो क्या है, 5 ईयर्स है। तो मान लीजिए कोई एनजीओ 5 ईयर्स का टर्म, एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन जो वैधता है वो 5 साल है। 5 साल के बाद उन्हें पुनः क्या करना होगा, एप्लीकेशन करना होगा। तो जो पुनः आवेदन है रजिस्ट्रेशन के लिए, पुनः आवेदन 6 मंथ के अंदर ही इनको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। क्या करना होगा, 6 मंथ के अंदर आवेदन करना होगा। दूसरी चीज कि यदि कोई एनजीओ फॉरेन फंड प्राप्त करता है, ध्यान देंगे, विदेशी फंड प्राप्त करता है, तो जिस कार्य के लिए वो फंड प्राप्त किया है उसको पैसे को उसी कार्य में उसको खर्च करना है। क्या करना है, उसी कार्य में खर्च करना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनजीओ जो है जिस भी फील्ड का है, यानी कि यदि लगातार 2 साल तक उसने उस फील्ड में कोई कार्य नहीं किया है तो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। ये एक मस्ट है कि उसको कंटिन्यू कार्य करने हैं। यदि लगातार 2 साल उसने कोई वर्क नहीं किया है ना, तो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। दूसरी बात कि एफसीआरए की यदि हम बात करें 2022, है ना, तो कुछ 2-3 बेसिक पॉइंट्स है जिसको आप डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे अपराधों की संख्या जो है 7 से बढ़कर 12 हो गई। इसके अलावा जो मेन पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं वो ये है कि कोई भी जो एनजीओ होगा, एसबीआई दिल्ली में उनको क्या करना है, जो भी एफसीआरए के तहत विदेशी फंड प्राप्त करना चाहता है ना, वह जो है दिल्ली में अपना एक अकाउंट खोलेगा, है ना। और सरकार को अब विदेशों में रह रहे भारतीयों से, है ना, 10 लाख रुपए तक प्राप्त हो सकता है। जो पहले 1 लाख अमाउंट था वो अब अमाउंट जो है 10 लाख है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की प्राप्ति की जा सकती है ना। और योगदान की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है और बैंक खाता खोलने के लिए अधिसूचित करने की समय सीमा भी क्या की गई है, बढ़ा दी गई है। तो ये 2-3-4 बेसिक पॉइंट्स है, इसको हम लोग अपने माइंड में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है, मॉडल टेनेंसी एक्ट, आखिर इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। मॉडल टेनेंसी एक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराए की परिसंपत्तियों पर के संबंध में कानून बनाने के लिए, है ना, एक तरह से कानून जो भी बने थे उसमें संशोधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जाने वाले मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी। क्या की, केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को उन्होंने मंजूरी दिया। हालांकि देखिए यह जो ड्राफ्ट है इसका 2019 में इसका ड्राफ्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसका ड्राफ्ट 2019 में पब्लिश किया गया था। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या, इसमें प्रमुख प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो जो एग्रीमेंट होगा, सबसे पहली बात तो कि जो एग्रीमेंट होगा वो रिटेन होगा। अनरिटेन या ओरल एग्रीमेंट को बाध्यता नहीं होगी, उसकी मान्यता नहीं होगी, उसको इनवैलिड हम कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्वतंत्र प्राधिकरण इसके लिए कह रहा है कि इंडिपेंडेंट
ट्रिब्यूनल एंड रेंट कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिससे किराएदारी से संबंधित यदि कोई विवाद हो तो उसका निस्तारण किया जा सके। सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी बात की गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी बात की गई है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के संबंध में यदि आवासीय उद्देश्य के लिए आप ले रहे हैं तो 2 महीने और गैर आवासीय उद्देश्य के लिए अधिकतम 6 महीने, है ना। सिक्योरिटी जो डिपॉजिट होगी, ध्यान देंगे, सिक्योरिटी 2 माह आवासीय मामला है तो आवासीय उपयोग के लिए ले रहे हैं तो, और 6 मंथ जो है गैर आवासीय उद्देश्य के लिए यदि आप ले रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो लिमिट है वो क्या होगा, 6 मंथ के लिए होगा। दूसरी बात कि इसके अंदर ध्यान देना, मकान मालिक व किराएदार, है ना, इन दोनों के अधिकार और दायित्व के बारे में इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। दोनों के अधिकार क्या है, दोनों के दायित्व क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए मकान मालिक है, राइट। अब मकान मालिक किसी वर्क के लिए, जैसे कोई मरम्मत कराना हो, पेंटिंग कराना हो, किसी वर्क के लिए किराएदार के आवास में प्रवेश करना चाहता है तो उसे 24 आवर बिफोर इंफॉर्मेशन सेंड करना होगा कि हम किराएदार के घर में प्रवेश करना चाहते हैं इस काम के उद्देश्य से, है ना। दूसरी बात, परिसर खाली कराने के संबंध में भी बातें की गई हैं। बातें कही गई हैं कि एक मकान, यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट की सभी बातों को फॉलो किया है, राइट, सभी को पूरा किया है, जैसे कि नोटिस देना आदि, और किराएदार किराए की अवधि पर जो है किराएदार समय पर मान लीजिए किराया नहीं दे रहा है या फिर अपने समय से मकान खाली नहीं कर रहा है नोटिस देने के बाद भी, तो किराया को डबल किया जा सकता है। ये मकान मालिक को अधिकार दिया गया है, इसके बारे में बात की गई है। दूसरी चीज कि आखिर हमें इन बातों की आवश्यकता इतनी नीड क्यों महसूस हुई, है ना। नीड सबसे महत्वपूर्ण है बात, तो इसको भी आप जिक्र करेंगे कि 2011 का जो सेंसस हुआ, जनगणना हुआ था, उसमें इन्होंने पाया ये कि ये लगभग 1.1 करोड़ घर खाली हैं। तो जो खाली घर हैं उसको किराए पर दिलाकर सभी के लिए आवास की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, है ना। तो यदि हम देखेंगे कि ये तमाम बातें करने के बाद आखिर इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेसिक 2-3 पॉइंट का आप जिक्र करेंगे। जैसे एक प्राधिकरण की स्थापना करने की बात की गई है जो विवादों को समाधान करे। रेंट कोर्ट के गठन की बात की गई है ना। मकान मालिक और किराएदारों के अधिकार और दायित्व के बारे में यह डिस्कस करता है ना। आपको मकान खाली कराने के बारे में भी बात करता है, 24 घंटा पहले सूचना देने की बात करता है कि मकान मालिक किराएदार के घर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे 24 घंटे पहले इंफॉर्मेशन देना होगा। यदि एग्रीमेंट के तहत की गई सारी बातों को मकान मालिक फॉलो करता है, जैसे कि नोटिस देना, और किराएदार परिसर को खाली नहीं करता है निर्धारित समय पर, तो रेंट को दोगुना किया जा सकता है ना। ये तमाम बातें इसमें शामिल की गई हैं, है ना। तो ये अपने आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चुनौतियां भी हैं कई, लेकिन यदि आपको रिव्यू में पूछेगा समीक्षा में तो शामिल करेंगे, अदरवाइज कोई बहुत जरूरी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022, है ना। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। तो ध्यान देंगे कि हाल ही में अप्रैल 2022 में संसद में पारित होने के बाद आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 क्या हुआ, लागू हो गया।
राइट। संसद में पारित होने के बाद अप्रैल में इसने संसद में 2022 में पारित होने के बाद ये अब लागू हो गया। तो इसके बारे में कह रहा है कि एक बहुत पुराना एक कानून था करीब 1920 में, कैदियों की पहचान अधिनियम। क्या? कैदियों की पहचान अधिनियम। क्या? कैदियों की पहचान अधिनियम 1920। ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा कानून है, जिसमें कैदी के पहचान के संबंध में संबंधित सक्षम अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वो उनको अधिकृत किया गया है कि वो कैदी के पहचान के लिए कार्य करेंगे। तो इसमें देखिए, इस एक्ट को लाने के पीछे रीजन क्या था कि आज वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, चैलेंजेस बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, तो उस आधार पर हमें भी अपने आप को अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट करना है। तो इसमें पुलिस, इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि पुलिस अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने को कानूनी तौर पे एक तरह से लेने के लिए मंजूरी प्रदान करता है। राइट। क्या है? जैविक नमूना, शारीरिक और, ध्यान देंगे, पहचान के लिए शारीरिक व जैविक नमूना, है ना। ये क्या करेगा? शारीरिक व जैविक नमूना लेने की बात करता है। अब ध्यान देंगे, यहां पर आप थोड़ा सा उल्लेख करेंगे सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A 53 एंड 53A में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे आईडी प्रूफ हो, ब्लूप्रिंट है, फुटप्रिंट है, फोटोग्राफ है, हथेली प्रिंट है ना, रेटिना स्कैन है। इसके तहत कैदियों को या अपराधियों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो चूंकि सीआरपीसी आप जानते ही हैं कि प्राथमिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में यह एक प्राथमिक कानून के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसमें एक बात यह भी की गई कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी ने भौतिक जो भी नमूना है लेने के लिए, है ना, हस्ताक्षर, हस्तलेखन डेटा वगैरह को मतलब 75 ईयर तक उसको प्रोटेक्ट रखने, संरक्षित रखने की बात इसमें की गई है। तो इस अधिनियम में क्या है कि इस अधिनियम में जो है, जो पहले से जो चल रहा है 1920 में, इसमें कई अमेंडमेंट किए गए, है ना। और इसमें अमेंडमेंट का प्रस्ताव भी देखेंगे तो जैसे विधि आयोग का 87वां रिपोर्ट, है ना, लॉ कमीशन 87 रिपोर्ट की भी बात करें तो ये भी इस अधिनियम में संशोधन की बात करता है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। एक मामला और भी आया था कि उत्तर प्रदेश बनाम राम बाबू मिश्र मामला, है ना, इसको भी केस को डिस्कस आप कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। यूपी स्टेट वर्सेस राम बाबू, है ना। तो ये जो केस आया था, इस केस में भी जो डिसीजन आया था, जैसे कि इसमें हथेली के निशान, हस्ताक्षर या लेखन, हस्तलेखन या आवाज का नमूना शामिल करने की बात की गई थी, यानी कि अपराध के बारे में आइडेंटिफिकेशन, है ना, की बात की गई थी। तो आइडेंटिफिकेशन से संबंधित ये बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। ये प्रोविजन एक दूसरे से यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए, कई बार क्या है कि इस अधिनियम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो बात ओवरऑल आप समझ लीजिए पहले कि सीआरपीसी 1973 सेक्शन 53 और 53A, है ना, अपराध के संबंध में अपराधियों का या कैदियों का ये क्या करता है? पहचान की बात करता है, आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। और ये सक्षम अधिकारियों को ये अधिकार देता है, विधिक कानूनी अधिकार देता है कि वो उनके पहचान को
प्राप्त कर सकते हैं या उससे संबंधित नमूनों को सुरक्षित रख सकते हैं। कैदियों का पहचान अधिनियम अंग्रेजों के संबंध से एक कानून चला आ रहा है। अब इस प्रोविजन में जो है शारीरिक व जैविक नमूना को संरक्षित करने की बात की गई है और लॉ कमीशन ने 87वें रिपोर्ट में भी ये बात कहा कि कैदियों की पहचान अधिनियम में सुधार होने चाहिए, है ना। उसमें कुछ आवश्यक चीज, जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी अपडेट है, तो उस हिसाब से चीजें और भी अपडेट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट है, जजमेंट है, जिसमें ये बात कही गई। यूपी स्टेट वर्सेस राम बाबू केस का जो मामला आया था, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन के संबंध में बातें की गई। अब एक बात यहां पर आता है कि इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ना, महत्व क्या है। तो दो तीन बातें आप देखेंगे इसमें। सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की गई है, अत्याधुनिक तकनीक की बात की गई है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम इसमें एडॉप्ट करेंगे। दूसरी चीज, हेल्प टू इंक्वायरी एजेंसी, जो भी जांच एजेंसियां हैं, है ना, जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी की आप क्या करेंगे, सहायता करने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, जांच एजेंसी का। तो ये जो एक्ट है, ये रूल्स है आइडेंटिफिकेशन का, ये अपने आप में जांच एजेंसियों को भी सहायता देने का कार्य करेगी। इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इससे जांच जो होगा हमारा, है ना, पहले की तुलना में अधिक क्या होगा, सक्षम होगा। क्या होगा, पहले की तुलना में जांच अधिक सक्षम होगा। तो ये बातें यहां पर, ये इंपॉर्टेंस है इसको लाने के पीछे। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ इशू भी हमारे सामने आ रहे हैं और उस पर भी विचार करना चाहिए, है ना। जैसे लोगों ने ये माना है कि जैसे भारत के संविधान में 21 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात की गई है और इसी के तहत राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार आता है। तो एक तरह से हो सकता है कि यह निजता के अधिकारों का भी उल्लंघन करे, है ना, एक संशय व्यक्त किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जैविक जैसे नमूना शब्द है, क्या, जैविक नमूना। तो जैविक नमूना का यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसके बारे में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। और दूसरी बात कहा गया है कि यह भारत के संविधान में आर्टिकल 20 का भी क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो एक तरह से देखें तो निजता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, आर्टिकल 20 का उल्लंघन कर सकता है। और यहाँ पर जैविक नमूना जो के शब्द है उसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये बातें भी यहाँ पर क्या की गई हैं, डिस्कस की गई हैं, राइट। तो इतनी बातें यदि हम लिख देते हैं तो आप जो है इसमें पर्याप्त, है ना, नंबर प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, मध्यस्थता विधेयक 2021 पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट, है ना, 2022। तो मीडिएशन, है ना, बिल 2021। तो मीडिएशन बिल 2021 पर पार्लियामेंट की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी है और उसी रिपोर्ट को 2022 के नाम से हम जानते हैं। उस रिपोर्ट के बाद ये विषय चर्चा में आ गया जिस पर हमें जानकारी देना है। तो हाल ही में कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने मध्यस्थता विधेयक 2021 में पर्याप्त बदलाव की अनुशंसा की है। उनका मानना है कि इस एक्ट में पर्याप्त बदलाव होना चाहिए। तो जैसे ही, चूंकि उसका उद्देश्य है कि न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उसको कम किया जा सके, तो न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से विधेयक 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था। तो जैसे ही राज्यसभा में इसको पेश किया गया, राज्यसभा में सभापति ने, है ना, इसे जांच के लिए भेज दिया, राइट। अब पैनल द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या क्या हैं, तो मुद्दे हैं इसमें जैसे पूर्व मुकदमेबाजी, पूर्व मुकदमाबाजी। तो पूर्व मुकदमाबाजी क्या है कि पैनल ने पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता की अनिवार्यता की प्रकृति सहित कई प्रमुख मुद्दे पर प्रकाश डाला, है ना। मध्यस्थता की प्रकृति संबंधित कई, है ना, अनिवार्यता की प्रकृति संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर इसमें क्या किया गया, प्रकाश डाला गया। मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को आवश्यक बनाने के परिणाम स्वरूप
मामले में देरी हो सकती है क्योंकि यह मामलों के निपटारा में लंबित या विलंब करने के लिए एक और साधन प्रदान कर सकता है। तो यहां पर खंड 26 का आप जिक्र जरूर करिएगा। खंड 26 है ना, क्या कह रहा है कि पैनल मसौदे के 26वें खंड के खिलाफ था, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को उनके अनुसार पूर्व मुकदमे के कानून बनाने की शक्ति देता है ना। तो इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पूर्व मुकदमे की कानून बनाने की जो शक्ति देता है खंड 26, तो खंड 26 के भी पैनल क्या था, खिलाफ था। तो खंड 26 का उल्लेख आप यहां पर जरूर करेंगे, है ना, उससे आपको अधिक नंबर भी मिलेगा और साथ साथ चीजें अट्रैक्ट होती हैं कि चलिए ये स्पेशल पॉइंट को इन्होंने नोटिस करने का कार्य किया है। दूसरी एक बात यहां पर की गई है कि गैर व्यवसायिक विवादों के संदर्भ में इसका लागू न होना। तो जैसे कि जो पूर्व मेडिएशन एक्ट जो बिल था 2021, तो ये गैर व्यवसायिक विवादों के संदर्भ में लागू नहीं होता था। तो गैर व्यवसायिक विवादों के संबंध में भी इस मसौदा था ड्राफ्ट की, इसको इसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए, है ना। तो गैर व्यवसायिक विवाद को शामिल करने की पहल की गई इसमें संसदीय समिति के द्वारा। दूसरी बात, इसमें नियुक्ति की भी बात की गई। तो नियुक्ति हम किसका करेंगे, तो ये कह रहा है कि पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता व नियुक्ति का प्रावधान किया जाए, है ना। तो यहां पर स्वाभाविक है कि गठन की भी बात की गई। किसका गठन, मध्यस्थता परिषद का गठन किया जाएगा और मध्यस्थता परिषद का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष को एक कमेटी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इसके जो सदस्य हैं वो योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे, है ना। अपने अपने फील्ड में क्या उनकी मेरिट रही है, किस प्रकार से इन्होंने, है ना। इसके बाद विशिष्ट पंजीकरण संख्या की भी बात की गई है ना। समय सीमा को भी निर्धारित किया गया है कि पैनल ने समय सीमा को एक तरह से टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट को 180 दिन रखा गया है और 180 दिन के बाद इसे पुनः जो है 180 दिन से घटाकर 90 दिन किया गया। पहले 180 था, 180 दिन से घटाकर 90 दिन किया गया और 180 दिनों के बजाय 60 दिनों की विस्तार की अवधि दी गई। जैसे पहले यह था कि 180 दिन, फिर चाहे तो 180 दिन बढ़ा सकते हैं, अब उसको घटाकर 90 दिन और फिर चाहे तो आगे 60 दिन बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात की गई कि पैनल ने समय सीमा को 180 दिन से घटाकर 90 दिन और 180 दिन के बजाय 60 दिन की विस्तार अवधि की सिफारिश की गई है ना। फिर से डिफाइन न करना, तो किसको डिफाइन न करना, है ना। तो यहां पर यह बात कहा गया है कि इसके खंड 3 में मध्यस्थता को परिभाषित किया गया है। तो ये कहा गया कि इसे पुनः खंड 4 में परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी खंड 3 में इसको डिफाइन किया जा चुका है। तो एक तो बातें हो गई कि जो संसदीय समिति ने इसमें बदलाव के जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों के बारे में हमने जिक्र कर दिया। तो सुझाव में 3-4 बातें बहुत प्रमुख हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे कि इसमें 26वें खंड में संशोधन की बात की गई है ना। मध्यस्थता के संबंध में जो भी अनिवार्यता है उसकी प्रकृति आदि पर चर्चा की गई है। इसमें गैर व्यवसायिक मामलों को भी शामिल करने की बात की गई है। मध्यस्थता परिषद के गठन की बात की गई है। मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति द्वारा हो और उसके सदस्य योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाएं, ऐसी बातें की गई है। पंजीकरण संख्या के संदर्भ में भी बात की गई है। टाइम लिमिटेशन की बात की गई कि 180 दिन से घटाकर 90 दिन और उसे विस्तार 180 दिन के बजाय 60 दिन किया गया, है ना। यहां पर बात की गई। दूसरी बात कि
मीडिएशन के बारे में खंड 3 में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, तो उसे फिर खंड 4 में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ी सी बात हम आगे और कर लेंगे कि मीडिएशन मध्यस्थता विधेयक 2021 के अंतर्गत मेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका उद्देश्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की मांग करने से पहले मध्यस्थता के द्वारा किसी भी नागरिक या वाणिज्यिक विवाद को समाधान करना। क्या करना? यानी सिंपल बात कहेंगे कि मध्यस्थता द्वारा विवादों का क्या करना है? निपटारा करना है। क्या करना है? मध्यस्थता के द्वारा विवादों का निपटारा करना है ना। दूसरी बात कह रहा है कि दो मध्यस्थता सत्र यदि बीत जाता है तो दो मध्यस्थता सत्र के बाद एक पक्ष चाहे तो हट सकता है। क्या कर सकता है? एक पक्ष यहां से चाहे तो दो सत्र के बाद अपने आप को हटा सकता है ना। दूसरी बात, मध्यस्थता की प्रक्रिया, जो वहां हमने संशोधन की बात किया, तो मध्यस्थता की प्रक्रिया को कहा कि इन्होंने 180 दिन में समाधान करना है और इसको चाहे तो आगे 180 दिन के लिए क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, भारत मध्यस्थता परिषद को इंडिया मीडिएशन काउंसिल को गठन की बात भी यहां पर की गई है ना। और दो यहां पर ये बात है कि मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप जो भी समझौते होते हैं, है ना, मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप जो भी समझौता होगा वह समझौता न्यायालय के निर्णय के समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो एक बार कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि मीडिएशन बिल 2021 बात करता है मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारा के बारे में। दूसरी बात कर रहा है कि दो मध्यस्थता सत्र के बाद एक पक्ष हट सकता है। 80 दिन में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है। 180 दिन विस्तार की बात कर रहा है। भारत मध्यस्थता परिषद के गठन की बात कर रहा है और समझौता के द्वारा जो मध्यस्थता के तहत जो भी समझौता होगी तो उसके जो निर्णय होंगे न्यायालय के निर्णय के समान होंगे। अब यहां पर चर्चा इस विषय पर क्यों रहा? क्योंकि इस संबंध में जो भी बिल है, विधेयक है, संसदीय समिति के रिपोर्ट ने, है ना, पार्लियामेंट्री लॉ एंड जस्टिस कमिटी, लॉ एंड जस्टिस की हम बात करें तो लॉ एंड जस्टिस से संबंधित संसदीय समिति ने इसमें बदलाव की बात की कि इसमें हमें बदलाव करने चाहिए। तो बदलाव में क्या क्या बातें यहां पर की गई? सबसे पहली बात कि खंड 26 में सुधार की बात की गई, है ना। क्या की गई? खंड 26 में सुधार की बात की गई। गैर व्यावसायिक विवादों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई, है ना। गैर व्यावसायिक विवाद भी इसमें शामिल करने की बात की गई। दूसरी बात कि भारत मध्यस्थता परिषद के जो अध्यक्ष व समिति सदस्य होंगे उस सदस्य के नियुक्ति के भी बारे में इन्होंने बातें की हैं, है ना, कि उसके लिए अध्यक्ष के लिए एक होनी चाहिए कमेटी जो नियुक्त करेगी, सदस्यों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की, राइट। ये जो घट संख्या है, नंबर है, इसको घटा के 90 दिन करने की बात की, इसको विस्तार की अवधि 60 दिन करने की बात की, है ना। और दूसरी बात यहां पर किया गया कि जब यहां पर मध्यस्थता के बारे में यहां पर खंड 3 में डिफाइन किया गया था तो इन्होंने कहा कि इसको फिर से खंड 4 में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंड 3 में उन्होंने मध्यस्थता की नई परिभाषा को फिर से तैयार करने की सिफारिश की और इसे खंड 4 के तहत अलग से नहीं बल्कि खंड 3 में ही इसको रखने की बात की, है ना, कि इसको खंड 4 में नई तरीके से मध्यस्थता को डिफाइन किया जाए। लेकिन चूंकि ऑलरेडी खंड 3 में इसको डिफाइन किया ही गया है तो खंड 4
के तहत अलग से नहीं रखा गया क्योंकि पहले से ही खंड 3 में दी गई है। तो यही बातें यहाँ पर है, इसी को कंपैरेटिवली आपको डिस्कस करना है। तो यदि इसको कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे कि इसमें ये बातें की गई हैं, इसमें ये बातें की गई हैं कमेटी के द्वारा, तो इस तरह से आपका जो जवाब होगा बिल्कुल वैलिड होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इफेक्टिव होगा और आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।